नमस्कार, स्प्रिंग प्लस अकेडमी जयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान सरकार की ओर से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा आज दिनांक 6/10/2023 को एक भर्ती से संबंधित विज्ञापन जारी किया गया है। ये भर्ती पशु परिचर पद से संबंधित भर्ती है। इसमें पशु परिचर जो पदों की संख्या है वो टोटल 5,934 यानी 5,934 पदों के भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें 653 है जो टीएसपी क्षेत्र के पद है और नॉन टीएसपी एरिया की जो पद है वो 5,251 पद है। अब ये समझ में आ रहा होगा आपका कि भाई ये जो पशु परिचर पद है ये कौन सा पद होता है। तो वैसे आपको पता है लेकिन फिर भी मैं एक बता दूं आपको कि ये जो पशु परिचर पद है एक चपरासी का पद है। ये एक चपरासी का पद है और इस विज्ञापन में इस पद का ग्रेड पे 1700 दे रखा है। 1700 ग्रेड पे यानी पे मैट्रिक लेवल 1 में आता है और इसका जो ग्रेड पे है वो 1700 है। और इसकी जो सैलरी की बात करें तो इसकी सैलरी है 17,700। ये स्टार्टिंग बेसिक है इसका 17,700। तो आज इस विज्ञापन में अपन भर्ती से संबंधित इस विज्ञापन में पदों की संख्या के बारे में चर्चा करेंगे कि इसमें कौन कौन से पद हैं। मतलब एक ही पद है, पशु परिचर का पद है। इसमें जो नॉन टीएसपी में कितने पद हैं, टीएसपी में कितने पद हैं और साथ ही साथ कुल टोटल पद कितने हैं। तो ये तो आपको मैंने सामान्य रूप से बता ही दिया कि 5,934 पद है इसमें, जिसमें टीएसपी के नॉन टीएसपी के अलग अलग है। यानी 5,200 तो 281 तो नॉन टीएसपी के हैं और 653 है वो टीएसपी एरिया की है। इसमें अपन ये चर्चा करेंगे कि जो ये भर्ती है इस पद पर आवेदन करने की प्रक्रिया क्या रहेगी, आवेदन कब से कब किया जाएगा, इस पद पर आवेदन करने के लिए क्या योग्यता रखनी होगी, यानी कौन सी योग्यता वाले या कौन सी पास अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी इसकी क्या योग्यता रहेगी, इसका क्या सिलेबस रहेगा, इसकी एग्जाम कब होगी। इस सभी तमाम बिंदुओं के बारे में हम इस विज्ञापन के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो आइए अपन देखते हैं कि इस विज्ञापन में इस भर्ती से संबंधित क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं। पहली बात तो इसमें यह दे रखा है कि टोटल पद कितने हैं, 5,934 है। इसमें जो आवेदन किए जाएंगे वो आवेदन 13 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे और जैसे अन्य भर्तियों के जो आवेदन करते हैं वैसे इसके भी एसएसओ आईडी से या ई मित्र में जाकर के अपन वैसे ही करते हैं, है ना। तो ये 13 अक्टूबर से 11 नवंबर तक इनके फॉर्म भरे जाएंगे, यानी 13 अक्टूबर से और 13 अक्टूबर से 11 नवंबर तक इनके फॉर्म भरे जाएंगे 2023। और इसकी जो एग्जाम की अगर अपन बात करें तो इसकी एग्जाम है वो अप्रैल से जून। इसमें ये दे रखा है कि अप्रैल और जून में इसका मतलब एग्जाम होगी। अभी तो ये फिक्स नहीं है पर अप्रैल जून 2024 में इसका लिखित पेपर किया जाएगा। इसमें लिखित पेपर में पार्ट 2 भाग होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। इसके बारे में थोड़ा सा आगे से चर्चा करेंगे। तो इसमें आपको जानकारी के लिए बता दिया गया है कि भाई 13 अक्टूबर 2023 से फॉर्म फिलअप किए जाएंगे और ये 11 नवंबर 2023 तक ये इनके फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। इसकी एग्जाम अप्रैल से जून 2024 में आयोजित की जाएगी। इसमें वही आवेदन वाली प्रक्रिया जो अन्य भर्तियों में होती है, सेम वही प्रक्रिया है। इसकी जो योग्यता है वो 10वीं पास है। 10वीं पास जो भी है जिनकी उम्र 18 से 40 है वो इसमें आवेदन कर सकता है एसएसओ आईडी के माध्यम से, ई मित्र के माध्यम से। अगर जिसने एक बार रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो वो तो उसकी कैटेगरी में आएंगे। अगर उन्होंने पहली बार करवा रहे तो इसमें फीस भी निर्धारित कर रखी है, जो इसमें देखते हैं कितनी फीस निर्धारित कर रखी है। आपको पता ही है पहले की बजाय थोड़ा फीस में वृद्धि की गई है। यानी इसमें जैसे सामान्य वर्ग है, क्रिमिनल श्रेणी के है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए तो 600 रुपये है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। और SC ST है इनके लिए 400 रुपये है और जो दिव्यांगजन है उनके लिए भी 400 रुपये है। तो ये मोटी मोटी बात है जो लगभग सभी भर्तियों में होती है, जो आपको विज्ञप्ति में देखने को मिलती है, सेम टू सेम वैसे ही है। तो इसमें आपको पता ही है कि आवेदन के बारे में अपनी चर्चा कर ली। एक बार पंजीयन शुल्क है उसमें कितने पैसे लगेंगे, यानी 600 400 400 वो अपने चर्चा कर लिया। इसमें जो नॉन टीएसपी क्षेत्र है उसमें पद के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि भाई कौन से में क्या क्या है, कितने कितने पद है। तो इसमें देखो सामान्य की बात करेंगे, नॉन टीएसपी की बात करेंगे, सामान्य में बात करेंगे तो इसमें आपको पता ही है कि जो सामान्य है उसमें 1334 सामान्य का है, 1334 सामान्य का है, 1300 जो
81 पद है नॉन टीएसपी के। तो नॉन टीएसपी में से सामान्य वर्ग, सामान्य कैटेगरी के 1334 है, सामान्य महिला की 381 है, और जो विधवा कैटेगरी है उसकी 152 है, परित्यक्ता की 38 है। और इसी प्रकार जब अनुसूचित यानी एसटी की अपन बात करते हैं, एससी की अपन बात करते हैं, तो 586 इसकी सामान्य है, 168 इनकी सामान्य महिला है, विधवा 67 है, और परित्यक्ता 16 है। इसी प्रकार अपन एसटी की बात करते हैं तो उसमें भी 440 सामान्य है, 126 है वो सामान्य महिला है, 50 विधवा है, और 12 परित्यक्ता है। इस प्रकार से इन पदों का विवरण दिया गया है। मतलब 5934 है तो पद तो ठीक ही है, भर्ती बड़ी है। और इसमें अगर अपन चर्चा किए तो इसमें जो भूतपूर्व सैनिक है उनका भी कैटेगरी वाइज पदों का डिवाइडेशन किया गया है, जो इसके बारे में आप विज्ञापन को विस्तृत से अध्ययन कर लेना, पढ़ लेना। जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैं आपको जानकारी के तौर पर बता देता हूँ। इसके साथ ही अपन नीचे देखते हैं विशेष सूचना, इसमें भी वही बातें हैं, और महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है, और अन्य पिछड़ा वर्ग युवा आरक्षण के बारे में वैसे आपको पहले से ही जानकारी है, इसमें कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। इसके साथ ही जो भूतपूर्व सैनिक है उनको 12.5% आरक्षण देगी, जो इसमें दे रखा है। इसके साथ ही जो उत्कृष्ट खिलाड़ी है उनके बारे में भी इन्होंने 2% के बारे में चर्चा की गई है, 2% उनको दे ही होगा उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों के हेतु। इसके साथ ही इन्होंने मतलब दिखा भी रखा है कि वो जो अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था है या उनसे संबंधित जो टीमें हैं उनके बारे में इनकी चर्चा की गई है। इसमें साथ ही साथ अपन आगे देखते हैं दिव्यांगजन है उसके बारे में इन्होंने बताया गया है कि 2018 के अंतर्गत जो भी लिखित श्रेणी की दिव्यांगजन आरक्षण का जो भी लाभ है उसके अकॉर्डिंग लाभ दिया जाएगा। इसमें मोटे तौर पे अपने को आवेदन से संबंधित उसकी योग्यता, परीक्षा कब होगी, सिलेबस क्या होगा, और इसकी फीस क्या रहेगी, कब से कब फॉर्म भरे जाएंगे, कौन सी तारीख या कौन से महीने में संभावित परीक्षा की जो संभावित डेट है उसके बारे में, और इसका वेतन क्या होगा, इनके बारे में ज़्यादा विशेष जानकारी लेनी जरूरी है। तो अगर इसकी वेतनमान की अपन बात करें तो ये राज्य सरकार द्वारा 7वें वेतन में जो पशु परिचर पद है उसका जो वेतनमान है वो पे मैट्रिक्स लेवल 1 यानी पे जो मैट्रिक्स है उसमें L1 की श्रेणी में आता है ये, और L1 में ग्रेड पे 1700 होती है। और इसका जो बेसिक तनख्वाह मिलेगी, बेसिक की बात कर रहा हूँ, जो भत्ते वगैरह वो लगते हैं उनको छोड़ करके इसकी जो फर्स्ट सैलरी होगी वो 17,700 होगी, यानी ये 1700 ग्रेड पे के पद है ये, और इसकी ये प्रथम सैलरी होगी, ये बेसिक है, और ये कुल मिलाकर के लगभग 18-20 हजार के समथिंग इसकी हो जाएगी। जो लास्ट इसकी जो बेसिक रहेगी वो लास्ट बेसिक रहेगी 56,200, इसकी जो अंतिम बेसिक बनेगा वो 56,200 के समथिंग रहेगा, 56,200 रहेगा। यानी इसकी जो शुरुआत तनख्वाह है, शुरुआत तनख्वाह की बात करें तो आपको 17,000, 2 साल तक तो परीक्षा काल चलेगा, उसमें तो जो सरकार निर्धारित करेगी वही रहेगा। उसके बाद में 2 साल के बाद में इसकी जो सैलरी हो जाएगी वो 1700 ग्रेड पे की जो नौकरी है यानी चपरासी की नौकरी है वो 17,700 इसका बेसिक स्टार्ट है ना, और 56,200 इसका जो लास्ट बेसिक है वो रहेगा। इसमें आगे दे रखा है वेतन बारे में भाई, इसमें जो परीक्षा की अवधि है वो उसमें जो सरकार निर्धारित करेगी वो इसको पैसा समय समय पर नियत दे होगा। इसके साथ ही जो 2 साल का परीक्षा काल है उसमें सरकार जो निर्धारित इनका जो मासिक की तय करेगी उसके अकॉर्डिंग इनको दिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें और भी चर्चा की गई है कि भर्ती नियुक्ति से 2 वर्ष की परीक्षा अवधि के लिए की जाएगी, अवधि के लिए की जाएगी। इस अवधि के दौरान पद के वेतन श्रृंखला में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत यानी फिक्सड वेतन दे होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते तथा मकान किराए, इनके 2 साल वाला मैटर होता है उसमें इस प्रकार कोई भत्ते, क्षतिपूर्ति भत्ता, इस प्रकार से कोई विशेष वेतन ये दे नहीं होता है, तो ये तो सभी भर्तियों में होता है। साथ ही साथ इसमें जो अन्य भर्तियों की तरह ही स्थायीकरण है वो सारा वैसे ही होगा। फिर इसकी पात्रता देख लेते हैं कि इसकी पात्रता क्या है, इसमें कौन फॉर्म भर सकता है। तो इसकी पात्रता के बारे में अगर चर्चा करें तो इसमें ये दे रखा है दोनों की, इसकी वो हिंदी के बारे में उसकी जानकारी होनी चाहिए, तो जो 10वीं पास कर लेता है हिंदी के बारे में जो जानकारी रहती है, हिंदी उनके पास रहती है, तो स्कूल मिलाकर के इसकी जो आवेदन है वो जो 10वीं पास है वो इसका आवेदन कर सकते हैं। मोटे तौर पर यही है। इसमें यह भी दे रखा है कि कोई 10वीं पास कर रहा है और उसकी क्या कंडीशन है, उसमें कब कब शामिल किए जाएंगे। जैसे मान लो जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में परीक्षा में शामिल हो गया हो, तो इसमें एक कंडीशन दे रखी है कि अगर मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन हो जाता हो, यानी जो मुख्य परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा होगी, उससे पहले उसकी 10वीं पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लिखित एग्जाम हो गई और उसके बाद में उनकी पास हो रही है तो वो नहीं माना जाएगा। इसमें दूसरी कंडीशन ये भी दे रखी है कि साक्षात्कार, अगर मान लो साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है,
और लिखित परीक्षा व साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ केवल लिखित परीक्षा या केवल लिखित साक्षर हो उससे पहले जैसे भी जो भी मामला हो, यानी कुल मिलाकर ये ऐसे कहना चाहता है कि अगर मान लो दो एग्जाम है, यानी एक तो लिखित है और उसके बाद में इंटरव्यू है, साक्षात्कार है, तो लिखित परीक्षा से पहले उसकी 10वीं पास होना जरूरी है, तभी वो उस चीज के लिए पात्र माना जाएगा, उस पद के लिए पात्र माना जाएगा। अगर मान लो कहीं ऐसा हो कि लिखित एग्जाम नहीं है या फिर केवल लिखित ही है, केवल लिखित ही है तो लिखित से पहले 10वीं पास होना चाहिए, और केवल साक्षात्कार ही है तो उससे पहले आपकी 10वीं पास होनी चाहिए। मैं कुल मिलाकर के है कि चाहे कोई सा भी एग्जाम हो उसमें एग्जाम से पहले उसकी 10वीं पास होना जरूरी है, ठीक है। इसमें ये चीजें निर्धारित कर रखी है। और स्वास्थ्य चरित्र ये तो कोई वो जो सब फिट होते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये स्वास्थ्य और चरित्र से संबंधित है। इसमें राष्ट्रीयता से संबंधित कोई है नहीं। आयु की बात करें तो आयु में इसमें 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी चाहिए, और वो कम से कम मतलब अधिकतम उसकी 40 वर्ष। ऐसा नहीं कि इधर 18 से 40 वर्ष तक के जो भी है वो आवेदन कर सकते हैं, और इसमें छूट भी दी गई है। इसके अतिरिक्त अधिकतम आयु सीमा भी छूट निम्नानुसार दी होगी, जो इसमें दे रखा है 5 साल 4 साल जो भी है इसकी क्या कंडीशन है उसके अनुसार छूट दे रखी है, 5 साल की छूट है ना। इसमें क्या है कि जैसे SC है, ST है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, कमजोर वर्ग है ना, उससे वर्ग जो राजस्थान के मूल निवासी है उनको 5 साल की छूट दी जाती है, यानी 18 से 40 तक का तो फॉर्म भर ही सकता है, लेकिन अगर मान लो ओवरेज हो गया 40 से ऊपर हो गया तो अगर इन कैटेगरी के अंतर्गत आता तो वो 45 वर्ष तक का फॉर्म अप्लाई कर सकता है, 5 वर्ष की छूट दी गई है। ऐसे कोई सामान्य वर्ग में महिला है तो उनको भी 5 वर्ष की छूट दी गई है। और SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला अभ्यर्थियों को राजस्थान के मूल निवासी है तो उनको 10 वर्ष की छूट दी गई है, ये इसमें प्रावधान दिया गया है। अगर अपन आगे बात करते हैं तो इसमें और भी दे रखी है। मुख्य तौर पे अपन चर्चा करें तो आयु से संबंधित छूट के बारे में चर्चा कर लिया। पेंशन जो सरकार निर्धारित करेगी, जो पेंशन योजना लागू है वो उनको मिलेगा। इसमें विवाह पंजीयन का अनिवार्य है, अगर मान लो शादी हो रखी है तो उसमें प्रमाण पत्र चाहिए, उसके बारे में पंजीयन शुल्क जमा कराने, ऑनलाइन पत्र भरने की अवधि के संबंध में अब इसमें दे रखा है कि कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो आवेदन जो पत्र है वो 13 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे और 11/11/2023 रात्रि 12 बजे तक ये फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, यानी इसके जो फॉर्म है वो 13 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे, 13 अक्टूबर से 11 नवंबर 2024 तक फॉर्म भरे जाएंगे, तो इसका विशेष ध्यान रखें। इसमें साथ ही परीक्षा की दिनांक और तिथि के बारे में चर्चा की गई है। इसमें यह है कि जो संभावित माह अप्रैल से जून 2024 में इसकी भर्ती होने की पूरी संभावना है, यानी इसने संभावित तिथि तो नहीं बताई, संभावित माह बताया है कि इसकी जो एग्जाम है, परीक्षा है, वो आपकी अप्रैल या जून 2024 में आयोजित की जाएगी, या तो अप्रैल होगा या जून होगा, और ये 2024 की बात करें 2024 में इसकी एग्जाम होगी, ठीक है। प्रवेश पत्र वो जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। NOC वगैरह इसमें है ही, नियुक्ति से संबंधित योग्यता, और इसके बारे में आवेदन कैसे करें वही आपको मित्र सोसाइटी उनके माध्यम से आवेदन करना होता ही है। और इसके साथ साथ ही अपन आगे देखते हैं कि इसका जो परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। संशोधन की प्रक्रिया भी होगी, अगर किसी ने त्रुटिवश कुछ कर दिया तो एग्जाम से पहले या प्रवेश पत्र भरने से पहले या जो आवेदन की तिथि का अंतिम दिन है उसके 5-7 दिन बाद में जैसे भी एक बार संशोधन करने का मौका बोर्ड देता है। साथ ही इसमें जाति प्रमाण पत्र के संबंध में भी कुछ टिप्पणियां दे रखी है, महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेना। इसमें है कि अगर कोई महिला है और उन्होंने अगर मान लो कुल मिलाकर एक जो महिला है ना उसका पीएफ पक्ष से जारी किया हुआ जाति प्रमाण पत्र ही वैध होगा, ऐसे नहीं कि उन्होंने पति के नाम से जारी करवा लिया या इधर ससुराल पक्ष से उन्होंने जारी कर दिया तो वो मान्य नहीं होगा उसका जाति प्रमाण पत्र। इसके बारे में चर्चा है। आवेदन के संबंध में गलत सूचना के बारे में ये आगे जानकारी दे रखी है। अब इसका परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहेगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम, इसमें प्रश्न पत्र भाग है उसमें कितने हो जाएंगे, प्रश्नों की संख्या 105 होगी और 105 अंक होंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन एक एक अंक का होगा। भाग ब है उसमें 45 क्वेश्चन होंगे, 45 ही नंबर होंगे और टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और 150 ही नंबर होंगे, और ये 3 घंटे की अवधि होगी, 3 घंटे की इसमें अवधि होगी। पेपर पार्ट ए और पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट ए है उसमें 105 क्वेश्चन आएंगे, 105 नंबर के होंगे, और जो पार्ट बी है मतलब एक ही पेपर होगा जिसका सेक्शन 2 होंगे ए और बी, यानी ए में तो 105 क्वेश्चन आएंगे, 105 नंबर के होंगे। पार्ट बी है उसमें 45 क्वेश्चन आएंगे, 45 नंबर के होंगे, यानी टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर होगा, और इसकी जो परीक्षा की अवधि है वो 3 घंटे की होगी, ठीक है। इसमें परीक्षाओं में क्या क्या और है,
विशेषता इसके बारे में देखो, पाठ्यक्रम के अनुसार समान अंक वाले बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के कुल 150 प्रश्न होंगे, पूर्णांक 150 होंगे, और इसमें जो सही उत्तर होगा उसका अधिकतम 1 अंक होगा। अगर आपने गलत कर दिया तो उसका 1/4 भाग काटा जाएगा, 1/4 अंक काटा जाएगा। इसमें पास होने के लिए न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य होगा, और एक सेकेंडरी लेवल का पेपर होगा, सेकेंडरी लेवल का पेपर होगा। अब इसमें सिलेबस क्या क्या रहेगा उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस रहेगा इसमें जो पार्ट ए है जिसमें 105 क्वेश्चन आएंगे, उसमें राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के माध्यमिक शिक्षा स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान है, मतलब जो विज्ञान जो डेली एक्टिविटी में काम आती है उससे संबंधित क्वेश्चन है। 10वीं लेवल की गणित के क्वेश्चन आएंगे, सामाजिक अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, भूगोल से संबंधित आएंगे, इतिहास के आएंगे, संस्कृति कला संस्कृति के, और थोड़ा सा करंट का भी इसमें समाविष्ट किया गया है। ये तो 105 क्वेश्चन आएंगे 105 नंबर के। और इसकी जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में जो पशु परिचर पद है, पशु परिचर पद, यानी ये पशुपालन विभाग में एक तरह से चपरासी वाला पद होता है, जो वहां पे जैसे मान लो वहां पे पशुओं का निरीक्षण किया जा रहा है, पशुओं के बीमारियों की इलाज के बारे में जानकारी ली जा रही है, या पशुओं का टीकाकरण किया जा रहा है, तो उसमें सैंपल लेने का काम है, कोई रिकॉर्ड का संधारण करना है ना। जैसे चपरासी के जो जो काम होते हैं ना, वो सारे काम इसमें होते हैं, लेकिन ये पशुपालन से संबंधित है, पशु डिपार्टमेंट से संबंधित है, ये पशुओं से संबंधित सारे काम करेंगे, है ना। टीकाकरण के बारे में, उनकी योजनाओं के बारे में, और उनके शव का जो मतलब उसको रख रखाव करना है, सैंपल लेने हैं, इत्यादि कार्य मतलब पशु परिचर के होंगे। इसमें जो पार्ट 2 है, सेक्शन बी है, सेक्शन बी में कौन कौन से होंगे वो थोड़ा सा देख लेते हैं। कि इसमें पशुपालन से संबंधित अन्य बिंदुओं में सामान्य ज्ञान, जिसमें प्रदेश में पशु की प्रमुख देसी नस्ल है, कृत्रिम गर्भाधान है, उससे संबंधित है प्रश्न आएंगे। वंध्याकरण से, संकर प्रजनन से, दूध दोहन, दुग्ध श्रवण से, इसके साथ ही स्वच्छ दूध उत्पादन से, है ना, पशु कुक्कुट प्रबंधन, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, और संतुलित पशु आहार, चारा, है ना, फसल मतलब चारा, फसलें, चारा, चरागाह, विकास संबंधित बीमारियों से संबंधित पहचान, पशुओं में बाह्य परजीवी रोग, पशुओं में टीकाकरण है, मतलब ये पशुओं से संबंधित जो भी है उसके संबंध में ये सारे पार्ट सेक्शन भी है, उसमें इनसे संबंधित क्वेश्चन पेपर जारी किए जाएंगे। और ये सब जो आरएसएस बोर्ड है उसकी वेबसाइट पे सब उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और इसमें बस यही है, तो इसमें मोटे तौर पे आपको पता चल गया कि आवेदन इसका 13 अक्टूबर से है, आवेदन तो इसका 13 अक्टूबर से है, और इसकी मतलब 11/11/2023 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और इसमें योग्यता 10वीं पास होगी, जो भी 10वीं पास है वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो परीक्षा होगी वो अप्रैल या जून 2024 में होगी, अप्रैल या जून 2024 में इसकी एग्जाम होगी। तो मेरा तो ये मानना है कि भर्ती कोई सी भी हो, छोटी हो बड़ी हो, ये भी ठीक ही है, बेरोजगारी से तो अच्छा ही है। तो आपको इस भर्ती से संबंधित, क्योंकि ये भर्ती के ठीक पद हैं और इसका सिलेबस भी छोटा ही है, तो इससे संबंधित तैयारी कर लेनी चाहिए। और इस विज्ञप्ति को आप अच्छे से पढ़ करके फॉर्म फिलअप कर देना। धन्यवाद।